नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में ही प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज का ये कथानक हमारे मानवीय संवेदना के एक बहुत मूर्धन्य और उच्च कोटि के हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि मानवीय संवेदनाओं खास करके गरीबी और बेकसी के विषय में जो उन्होंने वर्णन किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। कुछ उनकी पंक्तियों से ये आरंभ करते हैं। उन्होंने हमारे देश की महिलाओं के विषय में, नारी जगत की दशा के विषय में उन्होंने दो पंक्ति लिखी है कि नारी तेरे जीवन की शेष रही कहानी, नारी तेरे जीवन की शेष रही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उनकी संवेदना रही। गरीबों के प्रति भी वो बहुत संवेदनशील हमेशा रहे हैं। वो निराला जी लखनऊ में वो विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण आज जैसे लोगों ने उनके नाम पर वो एक निराला नगर बनवा दिया है, लेकिन शायद वो कितने मानवीय संवेदनाओं के प्रति, गरीबों के प्रति उनकी संवेदना थी, शायद कोई परिचित है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और गरीब के विषय में उन्होंने ये कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने भगवान को भी ललकारा है। मानवीय संवेदना और गरीबों के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने भगवान को भी चुनौती दी है और उनको भी वो ललकारा है। कहा है कि भगवान तू दो घड़ी इंसान बन के देख, भगवान तू दो घड़ी इंसान बन के देख, दिल में किसी गरीब के मेहमान बन के देख। मतलब जब भगवान भी किसी गरीब के दिल में दो घड़ी के लिए मेहमान बन के देखेगा तो कितनी मजबूरियों की और कितनी बेकसी के साथ वो जिंदगी जी रहा है, इसका भी एहसास उसे हो जाएगा। इस तरह की चुनौती हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे मानवीय संवेदना के कवि ही दे सकते हैं। तो आइए उन्हीं को समर्पित ये कथानक है, एपिसोड है और इसको आगे बढ़ाते हैं उन्हीं की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ।
हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। शायद क्रम यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसे करके सबका विश्वास तो उन्होंने शायद ये जो मोदी सरकार नंबर 2 में शायद जोड़ा है। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि राजा भोज की तरह जरा भेष बदल कर देखें कि लोगों के लिए, खासकर गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं और जो उन्होंने स्कीम लागू की है उसका क्या मतलब कि उससे जनता को कितनी राहत मिली है और कितनी परेशानी उसकी बढ़ी है, इसका एक बार जायजा जरूर लें मोदी जी। और भारतीय जनता दल उनको बताना चाहता है कि भ्रष्टाचार एक अपराध ही नहीं है। हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय तंत्र में एक आदत सी बन गई है। अपराध तो है ही, एक आदत सी बन गई है। कुछ लोग इसको इस रूप में कहते हैं कि वो हमारे खून में समा गया है। तो मोदी जी बताएं, इतनी गहन समस्या और जिसका इतना बड़ा आयाम हो और इतनी बड़ी पैठ हो, क्या उसको डिजिटल पेमेंट के जरिए उसका समाधान लाएंगे? इसका जवाब मोदी जी को ईमानदारी से देश को बताना पड़ेगा। कुछ नमूने उनके सामने दिए जा रहे हैं मोदी जी के लिए ही। एक डिजिटल पेमेंट का मोड है, पे कई है, पेम है, भीम ऐप है, रुपे और भी कई एप्लीकेशन है, पेटीएम है, इस टाइप से। मेरे पास एक शिकायत आई, इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे पास एक शिकायत आई कि एक पे जो है वो पेमेंट का एक मोड है, उसने उसके जरिए कोई यूपीपीसीएल या पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अर्बन साइड का कोई बिल का पेमेंट था ऑनलाइन, और पे के द्वारा पेमेंट उसने किया। करीब 13-14 हजार का बिल था उसका। वो पेमेंट उसने किया, उसके जरिए कुछ ही घंटों के बाद आ गया कि भाई ये पेमेंट आपका रिजेक्ट हो गया। तो चूंकि अर्बन साइड में थोड़ा सा मैंने ये यूपीपीसीएल थोड़ा सजग रहता है और बाद में मैंने वो कनेक्शन भी काट देता है, तो वो चौकन्ना हो गए। तो उन्होंने दोबारा पेमेंट किया और कुछ घंटे के बाद जो है वो दोबारा भी आया कि भाई कि आपका ये पेमेंट रिजेक्ट हो गया। तो फिर इसके बाद वो घबरा गए। फिर चूंकि वो उसके डिस्कनेक्शन की डेट भी करीब में आ रही, तो बिजली दफ्तर ही चले गए। बिजली दफ्तर में गए तो तस्वीर उल्टी मिली, वो दोनों पेमेंट हो चुके थे और वो जो डिजिटल पेमेंट वाला बता रहा था कि आपके दोनों रिजेक्ट हो गए। अब ये देखने की बात है कि वो डिजिटल पेमेंट वाला ये रिजेक्ट जो है वह क्यों बता रहा था। इस बात का ये नमूना है। देखिए, हमारे देश की जनता सरकारी विभाग की हरामखोरी, देखिए जब ये इस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता दल करता है तो इसका मतलब सभी हरामखोर नहीं है, लेकिन उनकी बहुतायत है।
तो सरकारी विभागों की हरामखोरी और भ्रष्टाचार से अपना देश ये त्रस्त है और देश की जनता त्रस्त है। और कुछ लोग सिखाते हैं कि भाई ये कोरोना की तरह इसको भी, इसके साथ भी रहना सीख लीजिए। कुछ लोग ये सिखाते हैं। तो सरकारी विभागों की हरामखोरी और भ्रष्टाचार, ये कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं कि प्राइवेट वाले आ जाएंगे तो बड़ी दक्षता आ जाएगी और इसका समाधान प्राइवेटाइजेशन है। हरगिज नहीं जी, प्राइवेट वाले और इससे अधिक दुख देने वाले हैं। अमूमन चीटिंग, ठगी का उनका वो रहता है। किसी का नाम ये भारतीय वाम ताकत दल नहीं ले रहा है, लेकिन प्राइवेट वालों का ठगी का, पब्लिक को ठगने का एक से एक उनके पास वो उपाय रहता है। तो इस देश की जनता दोनों ओर से मार खा रही है, सरकारी विभाग के हरामखोरी और भ्रष्टाचार से और प्राइवेट वालों के जो ठगी से और उनकी चोरी से। लेकिन समस्या बस यही नहीं है, समस्या तो इसके आगे है। इस देश की जनता और हमारे भारतीय भाई बहन उसी को चुनते हैं जो इस तरह के माहौल को रोकने के बजाय बढ़ावा देते हैं। हमारे देश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन उसको चुनते हैं जातिवाद के आधार पर। यदि उनकी जात का मिल गया तो वो कुछ भी रहे, वो भ्रष्टाचारी रहे, वो बलात्कारी रहे, वो तिकड़मी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समस्या यहाँ है कि जब तक हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात पर गंभीर नहीं होंगे कि समस्या की जड़ में हम हैं, सरकारी विभागों की उसकी हरामखोरी और भ्रष्टाचार, प्राइवेट वालों की ठगी और चोरी, वो तो उसकी एक इम्परिनेट है, लेकिन उसकी जड़ में और भोगने वाले भी, दोनों जड़ में भी और भोगने वाले भी हम मतलब आदरणीय भारतीय भाई बहन मतदातागण ही हैं। अब डिजिटल पेमेंट के द्वारा जो आहत या मार जो उसका शिकार हुआ, वो उपभोक्ता यहीं तक उसके कष्ट का माने वो अंत नहीं हुआ। अब शुरू होता है यूपीपीसीएल के द्वारा। यूपीपीसीएल का हम नहीं कहते कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा संगठन, पूरा तंत्र नहीं। अब उसका कोई कर्मचारी देखा होगा कि ज़्यादा वो ये पेमेंट आ गया है, तो 2-1 महीने उसको गलत रीडिंग उस पे भर करके उस तरह का उतना ही बिल जो है वो बनाता रहा। तो डिजिटल पेमेंट का मारा हुआ फिर जो है यूपीपीसीएल के द्वारा भी उसी अन्याय का वो शिकार हो गया। ये नमूना है। फिर कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और कई जमानों से आ रही है और बहुत गहन रूप ले चुकी है। एक बहुत बड़ा अपराध भी है और एक बहुत गंदी आदत भी है। इतनी बड़ी समस्या का समाधान मोदी जी डिजिटल पेमेंट के द्वारा करने चले हैं, ये सरासर धोखा है। यही भारतीय वाम ताकत दल वो बताना चाहता है। भ्रष्टाचार यदि दूर करना है तो वो माहौल लाना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारी खौफ खाएं,
उसके लिए शायद मोदी जी या मोदी जी की सिपा सालार या बीजेपी तैयार नहीं होगी। और उसके लिए कई बार भारतीय जनता दल ने याद दिलाया है कि सुभाष चंद्र बोस की शासन प्रणाली की बात का इशारा जो उन्होंने किया था उससे सीखें। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार करने की पूरी कोशिश इस जेएनपीसी जो गद्दार इस देश की है, पूरी कोशिश इसने की है। गांधी नेहरू परिवार चलदार चौकड़ी कॉकस बराबर जो है सुभाष चंद्र बोस को महत्वहीन करने की वो बराबर ये कोशिश की है। ये बहुत बड़ी वो विडंबना है। ममता बनर्जी उसी जेएनपीसी का उसी जेएनपीसी का एक वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो कि हमेशा जो हमेशा हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा दरकिनार करती रही, महत्वहीन करती रही और नाम लेती है ये ममता बनर्जी वो सुभाष चंद्र बोस का। तो ये सब बहुत बड़े पाखंडी हैं इस देश के। तो कहा जा रहा है कि भाई सख्ती का माहौल, और जिस सख्ती के माहौल में जितने भी अपराध करने वाले हों, चाहे भ्रष्टाचार करने वाले हों, उनके मन में खौफ हो, और जो देश के प्रति समर्पित हों, साफ सुथरा काम करने वाले हों, वो बेखौफ काम करते हैं। वो माहौल लाने की जरूरत है। तो उसी के विषय में हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक मॉडल, एक रूपरेखा शासन प्रशासन की वो बताई थी। और इसी के समानांतर इन्हीं की तरह हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब भी इसका पालन करते थे। तो बगैर उसके जो है ये भ्रष्टाचार जाएगा, इतनी बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार हुआ, हरामखोरी हुआ, ये जा नहीं सकता। मोदी जी, डिजिटल पेमेंट इसका समाधान नहीं है। और एक आध नमूना और सीख लीजिए, सुन लीजिए प्राइवेट वालों का। इसमें कोरोना का पीरियड चल रहा है, तमाम फ्लाइट्स जो है बंद है। कुछ फ्लाइट्स जो है वो घूम करके और काफ़ी जो है दुबई के थ्रू लोग जो है जा रहे हैं कुछ अन्य देशों में। और दुबई का जो नाटक है, कभी वो वीज़ा मांगता है, कभी वो मेहराबा सर्विस, पता नहीं ट्रांजिट सर्विस मांगता है। शिकायतें ऐसी आई हैं कि इसकी सूचना का कोई स्रोत नहीं मिलता है। जब टिकट बुक कराइए या या टिकट बुक करने वाले जो एजेंट हैं, एजेंसी को भी खबर नहीं रहती है। जब वो टिकट लेकर के पैसेंजर या वो यात्री जो है वो एयरपोर्ट पहुंचता है, तब उन समूह का नाटक शुरू होता है और फ्लाइट जो है कैंसिल करके वो आहत होकर के, दुखी होकर के घरों को लौटते हैं। और उन लोगों ने ऐसे भी घटनाएं सुनाई हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की सेना तैनात है, वो उसको बोलते हैं शांति सेना, उसको बोलते हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। हाँ, IPKF, यस। तो उसका एक सैनिक था, उसको भी वो परेशान कर रहे थे वो एयरलाइंस वाले, पता नहीं क्या लिख दे दिए। ये नमूना ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट वाले यानी कितने चोर किस्म के हैं, और जो है और कितने ठग किस्म के हैं, और दे आर एक्सपर्ट इन फिशिंग,
इन ट्रबल वाटर्स, यानी जिसमें लोग तकलीफ में हैं, जिसमें लोग दिक्कत में हैं, उसी समय ये अपना कारगुजारी और मुनाफा देखते हैं। ये प्राइवेट वाले मतलब चाहे प्राइवेट कोई भी हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे कोई भी हो, इसका ज्ञान मोदी जी को है कि नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भेष बदल करके देखें कि जनता जो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उसके संबंध में जनता कितनी तकलीफों में गुजरती है, किन 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 जलालतों को झेलती है, प्राइवेट वालों का क्या अत्याचार है। शिक्षा नीति कोई ले लीजिए, बड़ी बड़ी शिक्षा नीति को जारी करने से क्या होगा भाई। ये कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में जो मोटी जो कैपिटेशन फीस ली जाती है, उससे कितने अभिभावक, कितने गार्जियन जो है उससे पीड़ित है, शिकार हैं। इसका अंदाज है कि नहीं वो मोदी जी को या योगी जी को या अन्य जो मुख्यमंत्री हैं। तो इनके चलते जो है किसी नीति का, यदि ये स्थिति है, यह वास्तविकता भी है, हकीकत भी है, इसके रहते किसी नीति का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये बात बार बार समझाया जा रहा है कि जो मोदी जी से सारा सवाल किया जा रहा है, इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जो वो जीएनपीसी वाले हैं वो इनसे बेहतर हैं। जीएनपीसी वालों के ही तो ये पूरा जो कचरा है, जो समस्या है, उसी की देन है। मोदी जी उसका निवारण करने के बजाय उसको एक कॉस्मेटिक अप्रोच, अब इसकी हिंदी मतलब दिखावे का कॉस्मेटिक अप्रोच कर लीजिए, चाहे लिप सर्विस आप कर लीजिए, लिप सर्विस, कॉस्मेटिक अप्रोच और पैच वर्क, यानी दिखावे का। तो इससे जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। और दूसरे जो है वो नितिन गडकरी के जो काम है, एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर और डेडिकेटेड रेलवे एंड फ्रेट कॉरिडोर, इसको दिखा करके मोदी जी यदि इन कमियों को ढकना चाहते हैं तो यह और भी सबसे बड़ा धोखा और देश के साथ छल है। इसलिए कि यदि हमारे देश में यदि इन सुविधाओं का यदि जाल बिछ जाएगा, भारतीय जनता के दल ने पहले भी कहा है कि भाई आर्थिक मजबूती के लिए जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, और ख़ास करके बोलते हैं कि जो उनका जो लॉजिस्टिक कास्ट है उसको कम करने के लिए। लॉजिस्टिक कास्ट से मतलब ये होता है कि जब उनका माल बन गया, माल बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसशिप होकर के बिकने के लिए वो विदेश में जाने की जो कीमत है उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक कास्ट। तो जब तक कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं होगी, रेलवे का नेटवर्क बढ़िया नहीं होगा, जैसे कि चीन ने कर रखा है, तब तक विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। बात सही है। तो आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन जो खतरनाक पहलू ये है कि देश के अंदर जीएनपीसी और आपके ये वाम दल और फिर उनके साथ जो उनको ताकत देने वाले जो और भी फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, कन्हैया कुमार गिरोह है और भारत विरोधी पत्रकारों का एक गिरोह है, भारत विरोधी मीडिया का गिरोह है। ये सब जानकारी पता नहीं मोदी जी को है कि नहीं। इसके चलते जो है
ये बहुत ही एक वल्नरेबल, जिसका कहा जाता है वल्नरेबल, मतलब एक संवेदनशील बन जाएगा, तब आतंकवादियों का और देश विरोधियों का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और किसी वक्त भी ये अधिक वो डैमेज कर सकते हैं। इसका उदाहरण भारतीय जनता दल ने किसी कथानक में एपिसोड में बताया था कि पेरिस इतना विकसित हो गया और फ्रांस वालों के लिए बहुत प्यारा हो गया। प्यारा क्यों नहीं होगा, यानी और काफ़ी खूबसूरत तो शहर है ही। जब जर्मनी वो अटैक करने वाला था फ्रांस के ऊपर, वो मिनटों में फ्रांस ने जर्मनी के आगे सरेंडर कर दिया। क्यों? कि हमारे पेरिस को बर्बाद मत करिए। इसलिए तो इस तथ्य को जानते हुए जो आतंकवादी हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, बहुत आराम से इस देश के लोगों को और यहाँ की सरकार को झुका सकते हैं, सरेंडर करवा सकते हैं। तो वो सारे तत्व जो है वो ताकतें, भारत विरोधी और आतंकवादी ताकतें भारत के अंदर जो है मौजूद हैं। और इसका निवारण जो है मोदी जी ने बिल्कुल नहीं किया है। एनपीसी जो इसकी जड़ में है, उसको ये पाल रहे हैं मोदी जी। उस जीएनपीसी का जो अवतार है, जो दूसरा अवतार है, सेकंड वो इनकारनेशन है केजरीवाल, उसको भी पाल रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है। यदि ये देश को बताते, बीजेपी देश को बताती कि भाई ये जीएनपीसी देश के लिए कितना खतरनाक है, देश की दुश्मन है, चीन की समर्थक है, देश को बांटने वाली है, तो जनता कुछ समझती। कि बस ये इसी रूप में पेश करते हैं जीएनपीसी को कि यह विरोधी पार्टी है। उसका असर क्या हुआ कि वो पार्टी जिसने देश को बंटवाया, जिसने देश को लूटा, चीन के समर्थन में जो है वो अभी जो चीन के साथ जो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति में भी चीन के पक्ष में वो माहौल बनाने वाली, भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में गद्दारी करने वाली ये जीएनपीसी, उसका राहुल, सोनिया, प्रियंका, तो जिनको कि इस देश से निकाल देना चाहिए। सुनने में यह आया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसको 100 करोड़ मिले। अब सवाल है कि किसने इस गद्दार संगठन को पैसे दिए, और मोदी जी या बीजेपी या और लोगों ने क्यों नहीं पेश किया कि भाई इसको जीएनपीसी को पेश किया देश के सामने कि यह देश के लिए बहुत खतरा है, देश की शत्रु है, गद्दार है। और ऐसी भूमिका जो है ये मीडिया वालों की भी है, चैनल वालों की भी है। तो समस्या है कि ये सारे जो खतरनाक जो पॉकेट्स रखे गए हैं, उसके चलते ये विकास वाली बात जो है और वनरेबल बन जाएगी और जो है संवेदनशील बन जाएगी। माने जो उपद्रवित तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, उनके द्वारा देश को और सरेंडर वो करवाने के लिए, लोगों को झुकाने के लिए। इस दिशा में काम न करके ये अपने कुछ मर्सनरी, कुछ फौज यूट्यूब पे छोड़ दिए हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों को दिन रात जो है वो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वो जो कि बोल करके भारतीय समाज में भेद विभेद,
नफरत को वो फैला रहा है। और नाम मात्र को वो कभी नेहरू का नाम वो ले लेता है, क्योंकि कभी इंदिरा कभी गांधी का नाम वो ले लेता है कि भाई वो नाम लेने का मतलब यह है कि वो उसकी भी आलोचना करता है, सिर्फ इसलिए कि भाई दिखाने के लिए भाई कि ये तो उनकी भी आलोचना करते हैं। इस तरह का ये टांट्रम है, ये नाटक है। जरूरत इस बात की है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी कितना खतरनाक था इस मुल्क के लिए, जब उसने उन अंग्रेजों की सहायता, जिस अंग्रेज से हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे, और वो अंग्रेज इस देश पर काबिज होकर के इस देश का शोषण भी कर रहे थे, इस देश को लूट भी रहे थे और सता भी रहे थे। तो उन्हीं अंग्रेजों की सहायता के लिए ये गांधी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को उसकी सेना में इसने भर्ती करवाया। ये गद्दारी है इसकी, मोहनदास करमचंद गांधी की। जब फांसी लगने वाली थी, अच्छा, दूसरा कट्टरवादियों का एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत। वो टर्की को लेकर के आज भी टर्की के समर्थन में कुछ कट्टरवादी वो सड़कों पर निकल आए भारत में, और यही हाल तब भी थी वो 1919 के आसपास। तो वो कट्टरवादी जो है वो टर्की के समर्थन में एक आंदोलन वो चला रहे थे। उसी को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने आज़ादी का आंदोलन का नाम दे दिया इसने। ये वो गद्दार है, वो मोहनदास करमचंद गांधी। और जितने भी चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो हो, माने बोल करके फिर उसको दबा भी दिया। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद वो राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को जब फांसी लगने वाली थी, उस फांसी को रोकने के लिए पूरा देश कह रहा था कि भाई आपकी बात सुनी जाती है जो वायसराय के यहाँ, तो जो वायसराय लॉर्ड इरविन है उससे कह दीजिए कि इन लोगों की फांसी रुक जाए। अब रुके न रुके बात दूसरी है, लेकिन आप कह तो दीजिए। तो पहले तो आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो फिर ये सलाह दे आया कि इनको 12 घंटा पहले ही फांसी दे दीजिए, मतलब कि इन अमर शहीदों को 12 घंटे पहले मार दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सुखदेव हों, चाहे राजगुरु हों, चाहे हमारे भगत सिंह हों, ये हमारे देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के बहुत बड़े आदर्श हैं। और इनको कोई ये सलाह दे आया कि 12 घंटे पहले मार दो, उसको हमारे देश के लोग क्या कहेंगे? क्या मिर्जाफर के बराबर गद्दार कहेंगे? क्या जयचंद के बराबर गद्दार कहेंगे? मिर्जाफर या जयचंद तो बहुत बौने हो गए ना, बहुत छोटे हो गए, जो गद्दारी इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने की। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन में। क्या क्या इसने साजिशें की? हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हराने की। तो बहुत बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो कहने का मतलब ये है कि ये
इस रूप में बेनकाब करने के बजाय सिर्फ जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लोग जैसे बस नाम लेकर के फिर वो शुरू हो जाते हैं इस्लाम के खिलाफ। और वो हमारा कहने का मतलब है कि किसी को भी, चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे हिंदू सनातन पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, उस पर अटैक करने का, उसको नीचा दिखाने का, उसको आहत करने का, उस पर व्यंग कसने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो और चाहे कोई भी हो। तो देश में एकता लाने के लिए, देश में भाईचारा लाने के लिए कुछ नहीं, भेद विभेद, नफरत, फर्क करने के लिए बीजेपी ने यूट्यूब पर अपनी एक मर्सनरी, एक सेना वो नियुक्त कर दी है। ये काम है इनका। तो जरा सोचिए कि बिहार के चुनाव में, बिहार के विधानसभा के चुनाव में जेएनपीसी जैसे संगठन को, जो कि इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 100 करोड़ मिल रहे हैं। जेएनपीसी जैसे संगठन को केरल के 20 लोकसभा में से 18 सांसद जो है वो चुन के आ रहे हैं। समस्या यहाँ है। इसलिए और इस दिशा में बीजेपी का कोई वो प्रयास नहीं है। उसका नमूना देख लीजिए ना, राहुल जो है कितनी गद्दारी करता है इस देश के साथ। इसका जरा भी न तो वर्णन है, न तो प्रचार है। चैनल वाले बिल्कुल नहीं करते, बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर दिखाया जाता है कि यह राहुल जो है कितना पप्पू है, उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन देश के लिए कितना खतरनाक है, इसी को छुपाने के लिए ये साजिश की जाती है कि वो कितना पप्पू है और कितना ना समझ। इसी तरह की साजिश जो है ये बीजेपी इस मुल्क के खिलाफ कर रही है। सारे देश के दुश्मनों को की रक्षा कर रही है बीजेपी। ये गद्दारी है बीजेपी की और आदरणीय मोदी जी की और उनकी सरकार। यही बात भारतीय जनता दल बता रहा है कि मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुखौटे के नीचे बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। सिर्फ नितिन गडकरी के काम को दिखा करके सारे इस तरह के देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों को, पापों को मोदी जी ढकना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल का निवेदन है कि उन क्षेत्रों में भी जाएं, केरल में भी जाएं और बिहार में भी, पंजाब में भी, कि क्यों इस अभिशाप को अभी भी कुछ हमारे भारतीय भाई बहन वो छाती से लगाए हुए हैं। सुनने में तो आ रहा है कि कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कुछ जागृति आ रही है और उस इस जेएनपीसी से मोह भंग हो रहा है। लेकिन वो मोह भंग करने की गति जो है अन्य जो तबके हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज के, अभी उतनी नहीं हो रही है। यही एक बाधा है। तो सबको ये समझने की आवश्यकता है। अच्छा, और इतना ही नहीं, और लोग इस भारतीय जनता दल यानी और जो पार्टियां हैं, खास करके उन पार्टियों में सबसे आगे है बीजेपी है। उसके बाद ये जेएनपीसी है। जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज, जिसको कि आप लोग भ्रम या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, जो वो कांग्रेस नहीं है। वो तो भारतीय जनता दल के विचारों को रोकने के लिए ये किलाबंदी
कर रहे हैं। भारतीय वाम ताकत दल क्या क्या बता रहा है? कह रहा है कि भाई देश में भारतीयता का माहौल आना चाहिए, सभी लोग अपने को भारतीय समझें, अपने अपने देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझें, इसी के आधार पर भाईचारा होना चाहिए, इसी के आधार पर आपसी सद्भाव होना चाहिए, इसी के आधार पर आपसी अखलाक मोहब्बत होना चाहिए। और जब भारतीय माने तो फिर कुछ और माने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ और बिल्कुल माने ही नहीं ना, और न समझें, न किसी को इस रूप में जरा भी न देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, वो पंजाबी है कि तमिल है। सिर्फ हमारा वो भारतीय भाई बहन है, वो भी भारतीय, हम भी भारतीय। इस भावना को, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए ये मुहिम चला रहा है भारतीय वाम ताकत दल। अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले ये बीजेपी के लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि ये इनका राष्ट्रवाद जो है कितना भारत विरोधी है, कितना देश को छलने वाला है और कितना भारत के लिए नुकसानदेह है, ये समझने की आवश्यकता है। और इस मर्म को और इस आवश्यकता को प्रत्येक हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें और इसका माकूल जवाब जो है मतपेटी पर देने का मन बनाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।